Hello students, this is the video of class 8 science and in this video we are going to revise chapter 11 which is friction. So let's get started. Friction is a kind of force, already in the previous chapter we had discussed the types of force. पिछले चैप्टर में जब हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स जो है वो दो टाइप का होता है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. और इन द कैटेगरी ऑफ कांटेक्ट फोर्स यू वर सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वन इज़ मस्कुलर फोर्स एंड अनदर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में अप्लाई होता है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है, और उन दोनों में से या तो दोनों ऑब्जेक्ट या कोई एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेस पे मूव कर रहा होता है, राइट. तो इसी मूवमेंट को, मोशन को ये फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है. Okay, so you can say that the force of friction is the force which opposes motion. ये मोशन को रोकने वाला फोर्स है एंड ये इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, तभी ये फोर्स अप्लाई होगा. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. For example, a ball rolling on the ground gradually slows down and comes to rest due to the force of friction between the ball and the ground. जैसे कि कोई अगर बॉल है वो ज़मीन पर रोल कर रही है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो स्लो डाउन होकर एक समय आता है कि वो रुक जाती है. इट स्टॉप्स, द मोशन स्टॉप्स. वाई डज इट हैपन? क्योंकि बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उस बॉल के मोशन को स्टॉप कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है. इसीलिए वो बॉल जो है अपने आप धीरे धीरे करते एक समय आता है कि वो रुक जाती है. इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो और पैडलिंग करना बंद कर दो तो अपने धीरे धीरे करके अपने आप आपकी साइकिल जो है वो स्लो होती है पहले और फिर रुक जाती है, क्योंकि आपके व्हील के सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो व्हील को चलने से रोकता है, उसके मोशन करने से रोकता है और धीरे धीरे करके आपकी साइकिल रुक जाती है. तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को रोकता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. आप देखेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको यहाँ से पुश किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो जो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया जा रहा है. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्योंकि ये इस मोशन को रोकना चाहता है तो रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो होता है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, बिकॉज इट अपोजेज द मोशन, इट वांट्स टू स्टॉप द मोशन. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द बॉल. ये बॉल रोल अगर कर रही होगी तो धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि इस बॉल के सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी व्हील और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फ्रिक्शन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट एंड द सेकेंड हाउ हार्ड द सरफेस इज प्रेस टुगेदर. ओके, तो दो चीज़ें हैं. एक है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में सरफेस हैं उनका नेचर कैसा है. अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स
लेस होगा, फ्रिक्शन इज़ लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। सरफेस दो तरीके का हो सकता है, या तो स्मूथ या तो रफ। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो सरफेस का नेचर कैसा है, आइदर इट इज़ स्मूथ और रफ, इस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, वो हाउ हार्ड द सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। दो ऑब्जेक्ट आपस में कितने स्ट्रांगली प्रेस हैं, कांटेक्ट में है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। ओके, हियर यू कैन सी कि ये जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइल पर जब ये मूव कर रहा है, ये टाइल है, ये वेरी स्मूथ है, और ये एक कारपेट है। तो ये कारपेट जो होता है वो रफ होता है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ से इस सिलेंडर को यहाँ से पुश किया जा रहा है, तो क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ से ये काफ़ी दूरी तक जा रहा है। क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लग रहा है और मोशन आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए ये इतनी दूर तक ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोल करके आ रहा है। लेकिन ये सरफेस जो है क्योंकि रफ है, तो अगर यहाँ से इसको पुश किया गया है सिलेंडर को, तो ये देखिए कम दूरी तक पहुँचा है, ये यहाँ तक पहुँचा है, ये यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, रफ है। रफ सरफेस होने की वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, और वो फ्रिक्शन इस सिलेंडर की मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। दूसरे फैक्टर को समझते हैं। फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। जैसे ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस पे रखा हुआ है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, ये ब्लॉक ऑफ वुडन है, तो ये एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, और ये इसके कंपैरेटिवली छोटा सा ब्लॉक है। तो ये बड़ा है तो ये हैवी वेट होगा, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा होगा और इसका वेट कम होगा। तो इसके वेट ज़्यादा होने की वजह से, इस बड़े वाले वुडन ब्लॉक के का वेट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये इन दोनों के कांटेक्ट में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई है, ज़्यादा प्रेशर के थ्रू आपस में कांटेक्ट में है। और यहाँ पर क्योंकि वेट कम है, तो दोनों के सरफेस में जो प्रेशर है वो कम है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्रेशर के साथ आपस में कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। So you can understand that there are two factors which affect the friction. One is the nature of the surface, and the second is how hard the surface is pressed together. Now we will talk about causes of friction. ये frictional force का क्या रीज़न होता है, ये कहाँ से आ जाता है। तो cause of friction जो है वो इसकी वजह है, फ्रिक्शन की जो वजह है, जो फ्रिक्शन किस वजह से कॉज होता है, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रिक्शन इज़ कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उनके उस सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं। ओके, एंड दैट्स वाई जो मोशन है वो हैम्पर होता है, अफेक्ट होता है। स्मूथ सरफेसेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस। जो सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उसमें इरेगुलरिटीज़ उतनी ही कम होंगी। इरेगुलरिटीज़ जितनी कम होगी तो लॉक होने की, इंटरलॉक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी, तो फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। लेकिन रफ सरफेस जो होता है वो इट हैव लार्जर इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द टू सरफेसेस, एंड सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेस आर रफ। जैसे कि इन दो सरफेस को अगर आप जूम करके देखेंगे, तो ऐसे तो अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो सरफेस आपको स्मूथ ही दिखता है, मगर माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे तो on the microscopic level you will find all the surface have irregularities. सारे सरफेस कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। कुछ में कम इरेगुलरिटीज़ होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। तो जिसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगी उनको हम रफ सरफेस कहेंगे। जैसे कि वॉल हो गया, या कारपेट हो गया, या सॉइल है, सरफेस है, ज़मीन है, ठीक है, और टाइल्स वगैरह वगैरह है, या ग्लासेस हैं, या स्टील है, कोई मेटल का सरफेस है।
तो पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस है तो वो आप माइक्रोस्कोपिकली उसमें इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं, तो दे लुक स्मूथ, दे आर स्मूथ। तो जिसमें जितनी कम जिसमें जितनी कम इरेगुलरिटीज़ होंगी, इंटरलॉकिंग उतनी ही कम होगी, तो मोशन को अपोज नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी वहाँ पे इंटरलॉकिंग की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, और इस वजह से जो मोशन है, जो आपस में दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और वो मूव करना चाहते हैं तो फंस जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे इरेगुलरिटीज़ की वजह से, तो मोशन वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो 3 मेन टाइप का होता है। दे आर स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और किसी सरफेस पर है तो उन दोनों सरफेस के ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, उसमें मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज़ मोशन में है और वो स्लाइड कर रही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, तो फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग सरफेस फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करेगा तो वहाँ पर हम उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो फ्रिक्शन आपने देखा कि 3 टाइप का, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर हम तीनों को कंपेयर करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है इट इज़ स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ लार्जर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है, तो इस अलमीरा और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एंड दिस चाइल्ड इज स्लाइडिंग हियर, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और यहाँ पर ये देखिए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, कैन है, तो ये क्योंकि सिलेंड्रिकल है, इसका सरफेस कर्व्ड है, तो ये रोल करेगा, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन। तो इट शोज रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज शोइंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इट इज शोइंग स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ यूज़फुल द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे यूज़फुल है, तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में। जैसे कि इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप पकड़ रहे होते हैं तो उस चीज़ को आप इसीलिए पकड़े हुए होते हैं, वो आपके हाथ में इसीलिए रुकी हुई होती है क्योंकि आपके हाथ और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा होता है, जो उस ऑब्जेक्ट को आपके हाथ से फिसलने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो अपने हाथों में क्या लगाते हैं, सॉयल, धूल लगाते हैं, डस्ट लगाते हैं अपने हाथों में। तो डस्ट लगाने से क्या होगा कि उनका हाथ रफ़ हो जाएगा, और रफ़ होने से क्या होगा कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और ग्रिप अच्छे से बनेगी, वो लोगों को पकड़ पाएंगे अच्छे से। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। सेकेंडली, हम ज़मीन पर आराम से सीधे इरेक्ट होकर चल पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिस वजह से हम फिसलते नहीं। आप देखते होंगे कि जो जगह बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है तो वहाँ पे हमारा पैर फिसल जाता है, क्योंकि स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम मोशन में हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू राइट विद अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। आप किसी पेन या पेंसिल से पेपर पे लिख रहे होते हैं तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट करता है। आपके पेन और पेंसिल, ये पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करें, और पेपर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, दैट्स वाई यू आर एबल टू राइट ऑन द पेपर। इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड।
ब्लैक बोर्ड पर चॉक से जब हम लिखते हैं तो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, तभी चॉक जो होती है ब्लैक बोर्ड पर चल पाती है। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड हेल्प्स ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन रोड। गाड़ियाँ जो सड़क पर चलती हैं तो टायर्स और रोड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो बैलेंस तरीके से गाड़ियों को चलने में मदद करता है। आप देखते होंगे कि जब बरसात के दिनों में ड्यूरिंग द रेनी सीज़न आप देखते हैं जब पानी सड़कों पर आ जाता है, कोई किसी सड़क पर अगर ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पर टायर जो होती है वो स्लिप होने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से सरफेस स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और गाड़ी स्लिप करने लगती है। Here are the pictures which are showing the use of friction। ठीक है, जैसे ये आपने कोई चीज़ पकड़ी है, आप चल रहे हो या पेन से लिख रहे हो, चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं, या देखिए ये बैम्बू को आपस में बांधा गया है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिज़ायरेबल। कभी कभी फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। चलते चलते हमारे पैर के जूते जो सोल होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। टायर्स ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। चलते चलते गाड़ियों के टायर जो होते हैं वो घिस जाते हैं और वो फ्रिक्शन ही की वजह से होता है। स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिजेस इन रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके स्टेप्स और रेलवे स्टेशंस के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो नाइव्स एंड रेजर लूज देयर शार्प एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। जो चाकू और ब्लेड्स वगैरह होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाते हैं और ब्लंट हो जाते हैं और फिर काटना मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें चीज़ों को बार बार बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाए तो फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आपने देखा था कि फ्रिक्शन जो है वो बेस करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। तो अगर आपने देखा था कि अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेकिन अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं फ्रिक्शन तो सरफेस को क्या कर दीजिए, रफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, द सोल्स ऑफ द शूज़ आर ग्रूव टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जो जूते के सोल होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उनमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि इनको रफ बनाया जाए और रफनेस से ज़्यादा फ्रिक्शन अच्छे से लगेगा और रोड पे ग्रिप जो होगी हमारी फ्लोर पर वो अच्छे से बनेगी और हम फिसलेंगे नहीं। टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। टायर का रोड पर ग्रिप बनाने के लिए आप देख सकते हैं उनमें भी ट्रेड्स बने होते हैं, पैटर्न्स बने होते हैं ना, रफनेस बढ़ाने के लिए ताकि फ्रिक्शन बढ़े और ग्रिप अच्छे से बने। ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जो ब्रेक पैड होता है गाड़ियों में ब्रेक लगाने के लिए वो भी हम रफ बनाते हैं। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सबस्टेंस ऑन द हैंड फॉर अ बेटर ग्रिप। जो जिमनास्ट होते हैं वो भी अपनी ग्रिप बढ़ाने के लिए अपने हाथों में कोर्स सबस्टेंस लगाते हैं, अपने हाथों को रफ बनाते हैं ताकि ग्रिप अच्छे से बने। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स एंड ग्रीस। कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो वो सरफेस को स्मूथ बना देते हैं और जिससे हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। और ऐसे सबस्टेंस को हम ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। जैसे कि कोई पाउडर, ऑयल या फिर ग्रीस। यूजिंग रोलर और व्हील। रोलर और व्हील जो होते हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है जो कि लीस्ट होता है बाकी सबसे, इसलिए वहाँ पर अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ करें तो इट विल बी यूज़फुल। यूजिंग बॉल बेयरिंग हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में, टायर्स, साइकिल वगैरह में। बॉल बेयरिंग क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, तो फ्रिक्शन घट जाता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जब हम कैरम खेलते हैं तो यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा कि हम पाउडर स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाती है। ऑयल या फिर ग्रीस अप्लाई करते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन में टू रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलर यूज़ करते हैं जिससे, यहाँ पर देखिए, जिससे रोलिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कम हो जाता है। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो व्हील है, ये व्हील क्या कर रही है, रोल कर रही है ऑन द सरफेस। और रोलर फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। सपोज करिए कि कार में ये पहिया नहीं होता और ये सरफेस में इस तरीके से होता, तो आप इसको स्लाइड करते इस कार को, तो कितनी मुश्किल होती है ना। लेकिन इस व्हील की वजह से ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो आपको कम एनर्जी लगती है टू मूव इट। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैन, बाइसाइकिल, व्हीकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग में भी देखिए बॉल्स यूज़ होती हैं और ये बॉल्स रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करती हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत लीस्ट होता है बाकी सबसे, तो आप स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करके भी रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। Now we'll talk about the fluid friction. Fluid friction is the force of friction exerted by liquids and gases on the objects moving through them. किसी लिक्विड या गैस में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये लिक्विड या गैस उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो उसके मोशन को रोकेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो उस फ्लूइड में मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर कैसा है, अगर वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा थिक है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर वो फ्लूइड थोड़ा कम थिक है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव a streamlined बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए जो बर्ड्स होती हैं एयर में फ्लाई करती हैं, और क्योंकि एयर जो है वो फ्लूइड है और इस मूविंग बर्ड के बॉडी पर फ्रिक्शन लगेगा ड्यू टू द एयर, और वो इसके मूवमेंट को अपोज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो जब इसके मोशन को रोकेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू मूव फॉरवर्ड। इसलिए नेचर ने इनको कैसी बॉडी दी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी दी है। स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है, आगे की ओर नैरो होती है और बीच में क्या होती है, ब्रॉड। तो नैरो होने की वजह से यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से कम कम कांटेक्ट में आएगा एयर के। तो जितनी कम एयर के कांटेक्ट में रहेगा वो सरफेस एरिया, उसमें उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, राइट। तो कम फ्रिक्शन लगेगा तो कम एनर्जी में भी ज़्यादा मूवमेंट होगी, मोशन होगी। इसी तरीके से फिशेस जो होती हैं वो पानी में मूव करती हैं तो उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एयरप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट्स, इनकी भी हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ताकि इसका सरफेस एरिया कम करके कम से कम फ्रिक्शन इस पर अप्लाई किया हो और ये आसानी से मूव कर सके। So that is all for this video. Thank you.